हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 बूलियन अलजेब्रा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो क्लास 11 का प्रपोजिशनल लॉजिक चैप्टर है ना, उसके भी टॉपिक मैं इसमें कवर करूंगा। और दोनों में कॉमन है ये टॉपिक, ठीक है। और कहीं पर अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जो किसी क्लास के लिए पर्टिकुलर है तो मैं बता दूंगा। वैसे दोनों में जो कॉमन टॉपिक मैं वो यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, दोनों में लगभग सेम ही है। और दोनों को मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूँगा, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पहली वीडियो बना रखी थी क्लास 11th के प्रपोजिशनल लॉजिक वाली, उसमें मैंने कई बातें बता रखी थी। प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब कवर कर रखा था मैंने। तो क्लास 12 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो सेम ही है। 12th का और 11th का सेम ही है, तो उसको देख लेना, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। अब आगे जो है हमने कवर करना वो है कनेक्टिव। तो कनेक्टिव कितने टाइप के होते हैं और ये इनके क्या या क्या यूज़ होते हैं, इनका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, तो वो सब यहाँ पर मैं कवर करूँगा, ठीक है। उस पर आने से पहले आपको मैं ट्रूथ टेबल बता देता हूँ। देखो, ये एक तरीके का समझ लो क्रैश कोर्स है। मैं यहाँ हर चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़, फालतू बातें करने के बजाय सीधा आते हैं ट्रूथ टेबल पर। ये ट्रूथ टेबल होता क्या है, देखो। अभी हमने पढ़ा था प्रपोजिशन में कि प्रपोजिशन की वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स मतलब, ट्रू का मतलब समझ लो यार, वन वन डिनोट करता है ट्रू, और फॉल्स मतलब ज़ीरो, मतलब या हिंदी में कहें तो नहीं, मतलब उसका जैसे इट इज़ नॉट रेनिंग, इस तरीके का मतलब ये फॉल्स हो गया। इट इज़ रेनिंग मतलब बारिश हो रही है तो ट्रू हो गया। तो प्रपोजिशन दो ही चीज़ में से कोई एक हो सकता है, या तो हाँ होगा या ना होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू मतलब वन, ज़ीरो मतलब फॉल्स। तो भी हर जगह ट्रू फॉल्स लिखने के बजाय या हाँ ना लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, हम 1 0 वैल्यू से डिनोट कर देते हैं। और एक और बात है, 1 0 वैल्यू मतलब प्रपोजिशन को देते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई प्रपोजिशन है मेरा पी, इसका मतलब है जैसे इट इज़ रेनिंग, मतलब ये जो पी नाम का प्रपोजिशन है ये बताता है कि बारिश हो रही है। तो इट इज़ रेनिंग, अब ये दो हो सकती है चीज़ें, या तो हाँ भाई हो रही है या ना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ बस, ठीक है। तो और एक बात याद रखना यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, कि जो प्रपोजिशन को हम सिर्फ स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी से लेकर के जेड में तक कोई से भी लेटर उठा लो, लेकिन स्मॉल में लेना, कैपिटल का यूज़ नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर तुम्हें जैसे ट्रुथ टेबल दिखेंगे तो ऐसे दिखेगा, जैसे पी हो गया, एक क्यू हो गया, आर, सब स्मॉल में होंगे, स्मॉल में ही होंगे, क्योंकि जो भी हमारा प्रपोजिशन है स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब इसको, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है मैं बता रहा था ट्रूथ टेबल। तो भाई ये ट्रूथ टेबल होता क्या है, ट्रूथ टेबल जो होता है इसमें दो ही वैल्यू हमें दिखाई देंगी, 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 ही इसमें रहती हैं ट्रूथ टेबल में। जो 0 1 मैं कह रहा हूँ इसको हम बोलते हैं ट्रूथ वैल्यूज़, ठीक है ना। ट्रूथ टेबल में कोई भी ट्रूथ टेबल है, जैसे पी क्यू, ये मान लो ये है इसके प्रपोजिशन। अब इनकी वैल्यू हो सकती है 0 0 1 1, इसकी होगी 0 1, मैं बताऊँगा ये 0 1 क्या है। तो फिलहाल देखो, इसमें 0 और 1 ही दिखेगा तुम्हें, 2 3 4 या कुछ और नहीं दिखेगा। तो जो ये 0 और 1 तुम्हें दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यूज़। भाई ट्रूथ टेबल की वैल्यू है तो ट्रूथ वैल्यू हो गई, ठीक है, ट्रूथ वैल्यूज़। अब ये बताती है भाई क्या प्रपोजिशन ट्रू है कि फॉल्स है। 0 बताता है कि उसकी फॉल्सिटी बताता है कि भाई जो हमारा प्रपोजिशन है वो फॉल्स है, और 1 बताता है कि वो ट्रू है। अरे ना बात यहाँ तक समझ में। अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ 0 1 दिख रहा है, मतलब ये कितने 0 1 डालेंगे, किस हिसाब से 0 1 आ रहे हैं, तो वो समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पे दो प्रपोजिशन है, एक है पी और एक है क्यू, ठीक है ना। अब इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल विंड इज़ ब्लोइंग है, और एक है इट इज़ रेनिंग। एग्जांपल के लिए ऐसे दो ले लिए मैंने, इट इज़ रेनिंग, विंड इज़ ब्लोइंग। अब ये जो दो प्रपोजिशन है, देखो अब इसमें हम अगर बोलें कि भाई इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो एक ये हो गया, मान लो विंड इज़ ब्लोइंग, ये हो गया यस, कि हाँ भाई विंड ब्लो कर रही है, ठीक है। तो दूसरा हो सकता है इट इज़ रेनिंग, तो ये भी हाँ हो सकता है, ये लिख दिया मैंने विंड के लिए, ठीक है। जैसे ये हो गया विंड के लिए, ये विंड के लिए होगी, और ये वाला है रेन वाला, कि भाई विंड इट इज़ ब्लोइंग, तो हाँ रेन हो रही है, हाँ हो रही है। एक हो सकता है विंड ब्लो कर रही है, ये यस है, लेकिन रेन हो रही है, मैंने बोल दिया नहीं हो रही, ठीक है ना। ये भी हो सकता है ना ऐसा कॉम्बिनेशन, ठीक है जी बिल्कुल। अब अगला हो सकता है विंड ही नहीं ब्लो कर रही है लेकिन रेन हो रही, ठीक है। और एक हो सकता है ना विंड ब्लो कर रही ना रेन हो रही। अरे बात समझ में, देखो यहाँ विंड भी ब्लो कर रही थी, बारिश भी हो रही थी, या विंड ब्लो कर रही थी बारिश नहीं हो रही, या विंड ब्लो नहीं कर रही तो बारिश हो रही, या दोनों ही नहीं हो रहा। तो यहाँ चार कॉम्बिनेशन बन गए। अब हम इस तरीके से नहीं लिखते इसको, हम
इस समय इनका बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो जैसे कि मेरे प्रपोजिशन का मतलब कितने पॉसिबल आउटपुट आ सकते हैं वो पता करना है, तो हम इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। और जहाँ मैंने लिख दिया कि ये हो रही, ये हो रही, ये नहीं हो रही, तो हो रही को 1 से डिनोट करते हैं, नहीं हो रही को 0 से, बस इतनी सी बात है, ये है सिंपल और कुछ नहीं ट्रुथ टेबल। अब किस तरीके से बनाऊंगा वो देखो, तो मैंने यहाँ जैसे लिख दिया दो है मेरे में वेरिएबल, एक है पी, दो प्रपोजिशन है पी और क्यू, तो एक पी और एक क्यू दो हैं, ठीक है ना। अब इनका बना रहे हैं ट्रुथ टेबल, तो ध्यान से देखना। जैसे ये दो हैं, अब यहाँ पर देखो, अब बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये है, अब इसकी वैल्यू लेंगे। देखो अब यहाँ पर होता यूँ है, जो प्रपोजिशन मेरे हैं कितने, दो दो है ना जो मैंने ले रखे, तो भाई कितने टोटल आउटपुट आएंगे आपको वैसे दिख गया, 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका ये होता है, 2 की पावर में रख दो कितने आपने प्रपोजिशन ले रखे, तो मैंने 2 ले रखे ना, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब अगर पी क्यू नहीं, यहाँ पर एक और आर भी होता कि टू इट इज़ मंडे टुमारो, तो भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, ऐसे तो कुछ नहीं हो, मतलब इसके अलावा तो और कुछ आंसर होगा नहीं। इट इज़ मंडे टुमारो, तो भाई यस भी हो सकता है अगर है, और नहीं है तो नो होगा। फॉर एग्जांपल ये 3 होते हैं अगर पी क्यू आर, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, तो मतलब मेरे टोटल आउटपुट कितने आते हैं, 2 में तो 4 आ रहे हैं, 3 में कितने आएंगे, 2 की पावर कितने, मेरी ये प्रपोजिशन है 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। आ रही बात समझ में, मतलब 8 आउटपुट आएंगे उनके पॉसिबल आउटपुट। अब कैसे आएंगे वो देखते हैं, पहले 2 में समझा देता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बहुत कुछ समझाना है जो जो इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से देखो। देखो इसमें जो वैल्यू हम लिखते हैं, जैसे 2 में 4 आ रहे थे ना, तो 4 का आधा कर दो, कितना होता है 2, तो पहले 2 0 लिखो, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 2 0 आ गए, अब कितना बचा, 2 2 और ना, टोटल 4 आने थे, 2 1 डाल दो। आई बात समझ में, पहले 2 0 डाल दिए, बाकी फिर 2 1 डाल दिए, ठीक है। अब ऐसे क्यू में क्या करूँगा, इसका आधा कर दूंगा, जैसे पहले 2 0 आए थे ना, अब आधा हो जाएगा, तो 1 0 आएगा, फिर 1 1 1 0 1 1। अरे बात समझ में, टोटल आउटपुट आने थे 4, तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो पहले 2 0 डालो, फिर 2 1, फिर 2 जो 0 है उनका आधा कर दो, तो 1 हो गया, तो पहले 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से 4 जो वैल्यू होनी है इनकी वो हो चुकी है। अब ये तो खाली इनकी वैल्यू हुई, अब ये आउटपुट जो देखो, अब ये पी क्यू है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब देखो जैसे शुरुआत में पी की वैल्यू 0 है, मतलब विंड ब्लो कर रही है, कर रही है क्या, पहली बार पी का मतलब 0, पी की वैल्यू 0 है, तो 0 का मतलब विंड ब्लो नहीं कर रही, ठीक है। क्यू की वैल्यू 0 मतलब इट इज़ रेनिंग था, क्यू का मतलब, तो 0 मतलब नहीं, बारिश नहीं हो रही, तो लेकिन तो ठीक है बारिश नहीं हो रही और यहाँ हवा ब्लो नहीं कर रही, लेकिन इससे हमें क्या मिला, तो भाई वो डिपेंड करता है हमने इसमें ऑपरेशन क्या लगाया, अभी मैं बताऊंगा। जैसे P प्लस क्यू करा तो आउटपुट कुछ और आएगा, P डॉट क्यू करा कुछ और आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने अगर कुछ P ब्रैकेट में P प्लस क्यू करा तो कुछ और आएगा, तो ये जब करते हैं तो आउटपुट किस तरीके से निकलता है वो मैं बताऊंगा। पहले मुझे ये बताओ, ये पता चल गया ना कि ट्रुथ टेबल में वैल्यू कैसे आएंगी, ठीक है। अब 3 वेरिएबल का समझ लेते हैं, क्योंकि ट्रुथ टेबल में 3 तक का भी आ सकता है। तो जैसे मैंने पी क्यू लिया, मैं अगर पी क्यू आर के लिए बनाऊँ यहाँ पर, तो फॉर एग्जांपल ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ठीक है। इसका टेबल अगर बनाएं तो थोड़ा लंबा बनेगा टेबल, इसके पॉसिबल जो टोटल आउटकम है कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए ना। तो देखो अब इसका जो ये आउटपुट 8 आने चाहिए, तो 8 का आधा कितना होता है, 8 का आधा कितना होता है 4 होता है ना, तो पहले 4 0 लिख दो, 1 2 3 4, 4 0, और बाकी 4 क्या आएंगे, देखो हमेशा पहले 4 0 आते हैं, उसके बाद 1, तो 4 0 आ गए, बचे 4, 4 1 लिख दिए हमने, ठीक है। फिर ऐसे ही अगले वाले में होगा इसका क्या, आधा, 4 0 थे ना, अब 2 0 आएंगे, फिर 2 1, फिर क्या 2 0, यहाँ पर 1 2 और 2 1, अरे ना बस समझ में। अब फिर उसका भी आधा कर देंगे, तो अब कितना हो जाएगा, 2 0 यहाँ पर हो चुके थे, अब 1 0 1 1 1, अरे बात समझ में आ रही ना, 0 1 0 1 0 1, और नीचे यहाँ पर भी 1 0 इसके साथ का और एक 1 इसके साथ का, अरे बात समझ में, ठीक है। तो मतलब ये 8 बन गई हमारी
जो जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी। मतलब अगर इसकी 0 है, इसकी 0 तो इसकी 0 है, 0 0 इसकी 1 होगी। मतलब पॉसिबल जो मैक्सिमम में कॉम्बिनेशन बना सकता था वो इतने ही बनेंगे। तुम चाहे कुछ भी करके देख लो, इसके अलावा और कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, पर जब भी बनाते हो इसी ऑर्डर में बनाना, 4 0 4 1, 2 0 2 1 और 1 0 1 1। मैंने ये बात तुम्हें, पहला चैप्टर है तुम्हारा क्लास 11 का, उसमें समझा दी मैंने। ठीक है, जब मैंने टेबल बनाए थे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के, डेसिमल टू, ये सब वाले, तो वहाँ पर बताया था मैंने कि भैया 4 0 4 1 किस तरीके से बनता है। वही बात बताई थी जो यहाँ बताया है। तो मतलब उसको भी देख लेना, किसी ने देखनी है अगर तो। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है, मैंने समझा यहाँ पे दिया, तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसके आगे खाली इतने में नहीं छूटता ट्रूथ टेबल। इसके आगे ना हमें यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तुम्हें ऑपरेशन पक्का करने को दी रहती है कि भाई यहाँ पर ये बताओ, जैसे ये P प्लस क्यू डॉट आर क्या होगा, या कुछ और दे दिया यहाँ पर, जैसे P प्लस क्यू प्लस आर, ये क्या होगा। तो वो बताऊंगा मैं तुम्हें। अब ये किस तरीके से निकालते हैं, पहले यहाँ तक ध्यान समझ में आ गया ना कि ये 0 0 1 1 ये सब क्या हो रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में तुम्हें टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, ये सब भी बताऊंगा। पर फिलहाल ध्यान से देख लो। ऐसा होता है जब हमें जैसे 3 वेरिएबल दिए तो इस तरीके से बनेगा। 4 दे दिए तो, 4 दे दिए तो क्या होगा, दिमाग लगाओ। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है कि नहीं होता है। तो 16 बनेंगे तुम्हारे टोटल आउट, ये जो पॉसिबल आउटपुट है। तो 16 का आधा कितना होता है, 8। तो पहले 8 0 डालना, फिर 8 1, फिर 4 0 4 1। तो ऐसे 4 कॉलम बनेंगे, मतलब 4 प्रपोजिशन तुम्हें दिए होंगे, जैसे पी क्यू आर एक एस पी करके दे दिया होगा। मतलब इस तरीके से होगा मेरे ख्याल से। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि भाई टेबल में जो वैल्यू डालोगे कैसे डालोगे। हमेशा 0 से स्टार्ट करना, और जितना आउटपुट पॉसिबल आ सकता है उसके आधे 0 डालेंगे, आधे 1 डालेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया भाई कि हमारा ट्रुथ टेबल जो है बनता किस तरीके से। अभी उस पर और दोबारा आऊँगा मैं। और फिलहाल अब जो हमारे कनेक्टिव हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, उसमें आने से पहले एक और छोटा सा है टॉपिक, उसको समझ लेते हैं। वो है वेल फॉर्म फार्मूला। फिर इसका एक क्वेश्चन आईएससी में आ रखा था 2014 में, उसे देखेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, वेल फॉर्म फार्मूले क्या होते हैं। तो देखो, वेल फॉर्म्ड फार्मूले, ठीक है, वेल फॉर्म फार्मूले हम उनको बोलते हैं जिनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं या जिनकी वैल्यू वैलिड होती है। ठीक है, अब देखो ये ना प्रोपोजिशन की मदद से ही बनते हैं। अब तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा होते क्या है। बस एक चीज़ याद रखना, जो इनमें और जैसे जो प्रोपोजिशन होते हैं ना और वेल फॉर्म फार्मूले होते हैं, एक तरीके से लगभग ये सेम ही होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है इनमें। ठीक है, प्रोपोजिशन और वेल फॉर्म फार्मूले सेम ही हैं। जैसे हम प्रोपोजिशन में हम अभी यूज़ करेंगे, अलग अलग ऑपरेशन करेंगे, उसी तरीके से वेल फॉर्म फार्मूले में भी हम करते हैं। बस अंतर ये होता है कि ये इनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। वेल फॉर्म फार्मूले आर सेटिस्फाइबल, या ऐसे कह लो, या वैलिड, ये वैलिड होते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है, इनको हम डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ओनली। तो जब तुम्हें दिख जाए कैपिटल लेटर का हमने यूज़ कर रखा, तो समझ जाना वेल फॉर्म फार्मूले है। वरना प्रपोजिशन और इसमें कोई अंतर वैसे होता नहीं है, लगभग सेम ही है दोनों। लेकिन एक अंतर है कि डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, तो जैसे इसके लिए मैं कैपिटल ए बी ऐसे इनका यूज़ करूँगा, स्मॉल का नहीं करूँगा। और ये सेटिस्फाइबल होते हैं या वैलिड होते हैं। तो एक क्वेश्चन आ रखा था आईएससी 2014 में कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रपोजिशन एंड वेल फॉर्म फार्मूले। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे, वैसे तो इसमें हम लिखने को बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन 1 मार्क्स का था तो 1 मार्क्स के लायक ही लिखेंगे। तो प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है, विच कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, प्रपोजिशन इज़ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है प्रपोजिशन। वो कंपाउंड भी हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है। ठीक है ना, सिंपल प्रपोजिशन भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस प्रपोजिशन एक स्टेटमेंट होता है विच कैन आइदर भी, हमें फ़र्क इससे पड़ता है कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। मतलब या तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, या कुछ और नहीं हो सकता। तो प्रपोजिशन इज द स्टेटमेंट विच कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, विच कैन आइदर हैव, या तो लिख दो विच कैन आइदर हैव क्या, ओनली 2 पॉसिबल आंसर। ठीक है, विच कैन आइदर हैव ओनली 2 पॉसिबल आंसर, या विच कैन आइदर हैव ट्रू और फॉल्स एज इट्स वैल्यू। ठीक है ना, प्रपोजिशन इज अ स्टेटमेंट विच कैन आइदर हैव वैल्यू, विच कैन आइदर हैव वैल्यू ट्रू और फॉल्स। अब लेकिन वेल फॉर्म फॉर्मूले ये क्या होता है,
प्रपोजिशन तो देख लिया हमने, वही ये स्टेटमेंट है जो ट्रू या फॉल्स इनमें से कुछ एक हो सकता है। तो वेल फॉर्म फॉर्मूले क्या होंगे अभी तो बताया मैंने, ये भी एक प्रपोजिशन ही होता है। देखो सब कुछ सेम है, बस इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ये सेटिस्फाइबल या वैलिड होना चाहिए। तो इट इज़ अ प्रपोजिशन विच इज़, क्या लिखूँ, सेटिस्फाइबल और वैलिड। ठीक है, सेटिस्फाइबल और वैलिड ना, इसका आंसर सफिशिएंट है कि इट इज़ अ प्रपोजिशन विच इज़ सेटिस्फाइबल और वैलिड। और लगभग बिल्कुल सही होता है प्रपोजिशन, जैसे जब ऑपरेशन करेंगे आपको पता चल जाएगा, बस कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। तो वो लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे ज़रूरत है भी नहीं, और लिखना चाहते हो तो लिख देना कि अभी हम वेलकम फॉर्मूलों को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं या कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। तो ये तो हमने देखना है वेलकम फॉर्मूले क्या होते हैं। अब आ जाते हैं हमारे कनेक्टिव पर। ठीक है, अब कनेक्टिव पढ़ लेते हैं भाई। कनेक्टिव हमारे कितने टाइप के होते हैं और ये होते क्या हैं असल में। ठीक है, अब देखेंगे हम कनेक्टिव्स। देखो अच्छा एक चीज़ ऊपर आ जाओ, वेल फॉर्म फॉर्मूले तो नाम से पता चल रहा था यहाँ पर वेल फॉर्म्ड फॉर्मूले जो बहुत अच्छे तरीके से बनाए हों, वेल फॉर्म। तो याद रखना वेल फॉर्म इतने अच्छे तरीके से बनाए हैं कि ये वैलिड होते हैं, ऐसे याद रखना, या सेटिस्फाइबल होंगे होंगे इतने प्यारे बना रखे हमने, इतने वेल फॉर्म्ड है कि ये सेटिस्फाइबल या वैलिड होने चाहिए। तो इसलिए तुम याद रख सकते हो इसका डिफरेंस में कि भैया ये वैलिड होते हैं। अब आते हैं कनेक्टिव पर। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसका हम किस लिए यूज़ करेंगे, इसका हम यूज़ किस लिए करेंगे भाई, नाम लिखा कनेक्टिव, इसको जोड़ने के लिए यूज़ करेंगे, जोड़ने के लिए। अब क्या जोड़ेंगे इससे, इससे क्या जोड़ेंगे, कनेक्टिव कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जोड़ने के लिए यूज़ होता है। तो क्या जोड़ेंगे यार इससे, दो प्रपोजिशन को आपस में जोड़ेंगे। क्या दो को ही जोड़ सकते हैं, सोच के बताओ, या हम ज़्यादा को भी जोड़ सकते हैं। भाई प्रपोजिशन तो तीन ही हो सकते हैं ना, ऊपर बताया था मैंने जब पी क्यू आर लिया था, तो तीन को भी जोड़ सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो जोड़ने के लिए किस तरीके से जोड़ेंगे, हम कनेक्टिव का यूज़ करते हैं। अब देखो जैसे मेरे को कहीं जोड़ लगाना है, मेरे को मान लो पाइप में जोड़ लगाना है या कहीं पर जोड़ लगाना है, तो क्या एक ही तरीका होता है जोड़ लगाने का, या अलग अलग तरीके हो सकते हैं। भाई मेरे को दो पाइप जोड़ने, तो मैंने कोई नॉर्मल जोड़ से जोड़ लिया, कहीं मैंने वहाँ पर टी वाला जोड़ लगा दिया तो ताकि मैं तीन पाइप जोड़ सकूँ। मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना जोड़ लगाने के। या कहीं पर कोई चीज़ लगानी है तो भाई किसी ने फेविक्विक से चिपकाई, मैंने किसी और चीज़ से चिपकाई, मैंने टेप लगा के जोड़ा, तो अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को जोड़ने के। तो ऐसे ही यहाँ पर जोड़ने के चार तरीके हैं। ठीक है, अरे बात समझ में, कितने तरीके हैं यहाँ पर जोड़ने के, चार तरीके हैं। किन को जोड़ने के, प्रपोजिशन को जोड़ने के। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ चारों तरीके बताऊंगा बारी बारी, और उनका ट्रुथ टेबल भी देखेंगे साथ में कि भाई इसका ट्रुथ टेबल बनता कैसे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जो जोड़ने का पहला तरीका है उसे हम बोलते हैं डिसजंक्शन। ठीक है ना, इसे डिसजंक्टिव भी बोल देते हैं, स्पेलिंग देख लो, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, यह है पहला कनेक्टिव जो हम पढ़ेंगे। देखो मैं कम से कम दो ले रहा हूँ समझने के लिए। देखो दो प्रपोजिशन पी और क्यू, लेने को तीन चार भी ले सकता हूँ, मैं समझाने के लिए दो ले रहा हूँ कि दो को जोड़ेंगे तो किस तरीके से। और मैंने आपको ऊपर बताया था ना, यहाँ पर जैसे ये था पी क्यू, दो मैंने टेबल बनाए थे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा वो अभी मैंने नहीं समझाया था, तो अब वो समझ रहे हैं। जो इनमें, अब इन दोनों में कुछ तभी होगा जब इनमें हम कुछ करेंगे, कुछ करेंगे मतलब इनमें कुछ जोड़ लगाएंगे। तो अब पढ़ रहे हैं जोड़ कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। ट्रुथ टेबल समझा, उसके बाद ट्रुथ टेबल में वैल्यू आती कैसे वो समझा। ऐसा नहीं कि सब एक साथ आपके सर पे डाल दिया फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ को समझेंगे, हमने कई चीज़ें समझ ली अभी, लेकिन अब ऑर्डर वाइज चल रहे हैं। तो अब आएंगे यहाँ पर कि भाई जोड़ लगाएंगे इन दोनों में, तो कैसे लगाएंगे। तो जोड़ लगाने के चार तरीके हैं। पहला है डिसजंक्शन। तो पी क्यू में अगर मैं डिसजंक्शन करता हूँ, थोड़ा आगे दिखाता हूँ यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर चलो ये देखो, डिसजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं पी प्लस क्यू। ठीक है, अगर मैंने कहीं पी प्लस क्यू लिखा है तो समझ जाना कि इसमें मैं डिसजंक्शन कर रहा हूँ। जो कनेक्टिव मैंने यूज़ किया है वो यहाँ पर डिसजंक्शन है। ठीक है, पी प्लस क्यू भी करके डिनोट कर सकते हैं, या पी बीच में था ये वी टाइप का बनाया और क्यू, आ रही बात समझ में, पी प्लस क्यू कर लो, या पी बीच में वी जैसा वो डिसजंक्शन का सिंबल है, और फिर क्यू। तो इनका मतलब, इसका मतलब, इन दोनों का मतलब बताऊँ क्या होता है। इसका मतलब होता है और अब ये और इंग्लिश वाला और है, इसे गलती से हिंदी वाले और से मत कंपेयर करना। हिंदी वाला और का मतलब होता है एंड, और इंग्लिश वाले और का मतलब होता है और, इंग्लिश वाला और ठीक है, इंग्लिश वाले और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। ठीक है, ये होता है, याद रहेगा भाई, इंग्लिश वाला और है ये, हिंदी वाला और नहीं है। इंग्लिश वाला और मतलब या तो ये या तो ये। तो इसमें होता यूँ है कि जैसे पी और क्यू है ना,
तो या तो इसकी मतलब किसी की भी वैल्यू ट्रू हो जाए, या तो इसकी होगी, पी की हो गई, तो भी आंसर हमें, देखो पहले बताओ किसी की वैल्यू ट्रू होगी तो उसे हम कैसे लिखते हैं, ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0, याद रहेगा ना। पहले तो एक भी कहीं को कहीं यहीं पर कन्फ्यूजन ना हो कि ट्रू ट्रू बोल रहे होता क्या है। तो 1 का मतलब होता है भाई ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। या हाँ या ना कह लो, यह हो गया हाँ, फॉल्स मतलब ना, 1 भी यस भी बोल सकते हो, 0 नो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दो, पी प्लस क्यू में मैंने बोला या तो डिसजंक्शन का मतलब होता है और, इंग्लिश वाला और इंग्लिश वाले और का मतलब क्या होता है, और मतलब या तो ये सही हो जाए या वो सही हो जाए। कहने का मतलब ये कि भाई कोई भी सही हो जाए यार, मतलब सही है, ये मतलब जैसे तुमने आंसर लिखे पेपर में, एक तुमने 2 आंसर लिख दिए, बच्चे ऐसे ही करते हैं ना कि भाई वो पेपर में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 7 जितने होते हैं सारे करके आ जाते हैं, बोलते हैं यार जो सही हो जाएगा मैम उसको चेक करेगी, बाकी वाले को छोड़ देगी, हटा देगी। मतलब ये वाला सही हो जाए, वो वाला सही हो जाए, जो भी सही है मैम अपने आप देख लेगी, 5 जो भी सही होंगे उनको, बाकी को हटा देगी, ये है। तो वही तरीका है यहाँ पर, भाई कोई भी सही हो जाए वो बोलते हैं यार चल ठीक है, कोई भी वैल्यू 1 हो जाए तो आंसर 1 आएगा, ये मतलब है। तो इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊँ, देखो अब इसका ट्रुथ टेबल में ध्यान देना, ट्रुथ टेबल, ठीक है, पी क्यू और यहाँ पर क्या लिखूँगा, पी प्लस क्यू, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तुम्हें, अगर नहीं आएगा था तो अब आएगा, ठीक है। मेरा तो आ रहा होगा, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, अगर स्कूल को समझ में नहीं आ रहा होगा तो अब आएगा। देखो पी क्यू पी प्लस क्यू, अब यहाँ पर आ गया पी क्यू, तो ठीक है, ये पी प्लस क्यू इनके बीच में क्या हो रहा है, अरे बोल भी लो यार क्या हो रहा है इनके बीच में, कनेक्टिव का यूज़ करा है, कौन सा डिसजंक्शन। अब इनकी वैल्यू देखो, 2 वेरिएबल से तो मैंने बोला है, बताया था शुरुआत में, 2 0 और 2 1 आएंगे, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1, इतना ठीक है। अरे ठीक है, हाँ हूँ तो बोल रहा यार, अकेले लगे हुए हम। अब देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो कोई भी हाँ है क्या, मतलब कोई भी ट्रू है क्या, नहीं है। ये भी 0 है भाई, ये भी 0 है, दोनों 0 है, तो आंसर 0 आएगा। कोई भी एक ट्रू हो जाए तो बोलता है चल ठीक है यार मान ली तेरी बात, देखो 1 है यहाँ 0 है, कोई ट्रू दिख रहा, 1 का मतलब ट्रू, तो आंसर क्या आएगा ट्रू, कोई भी एक ट्रू तो ट्रू। 1 0 तो यहाँ 1 है यहाँ 0 है, लेकिन एक 1 तो आ गया ना, ट्रू है तो बस 1, यहाँ तो दोनों ही 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि दोनों ही सही है, तो हमें तो कम से कम एक चाहिए, दोनों सही होगी तो बहुत अच्छी बात है, 1। समझ में आया कुछ, कि डिजंक्शन का ट्रुथ टेबल इस तरीके से बनता है कि भाई कोई भी वैल्यू आइदर ऑफ द 2 वैल्यू कोई सी भी ट्रू हो जाए तो आंसर हमारा ट्रू आएगा, ठीक है। या तो कोई भी एक ट्रू हो जाए या दोनों ही ट्रू हो जाए, तो दोनों में तो फिर सोचना है क्या, जब दोनों ट्रू हैं, लेकिन कोई भी एक ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आएगा। तो इस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल बनता है। आई बात समझ में। अब तुम्हें किसी ने 3 वेरिएबल का बोल दिया बनाने को, देखो वैसे तो इतना कोई बोलता नहीं, पर मैं तुम्हें समझाने के लिए बता देता हूँ, ट्रुथ टेबल 3 वेरिएबल ले लेता हूँ इस बार, 3 वेरिएबल बोल रहा हूँ, मतलब 3 प्रपोजिशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया, मान लेते 3 हो गए मेरे, पी क्यू आर। अब तो इनके बीच में जो डिजंक्शन है वो कैसे लिखूँ, तो ऐसे लिखूँगा ना, पी प्लस क्यू प्लस आर, आनी बात समझ में, पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा ना, दो में जैसे पी प्लस क्यू था तो यहाँ ये पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, इसमें हमें अब वैल्यू डालनी है। अब मेरे को बताओ वैल्यू आएंगी कितनी, डाल तो लेंगे, डालने में तो आपको आ गया होगा अब तक समझ में, लेकिन 3 वेरिएबल है तो कितनी आएंगी, बताया था ऊपर, 3 वेरिएबल का ऊपर बताया था, भूल गए। 3 वेरिएबल मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8, इस तरीके से 8 बनेंगे इनके बीच में, क्या कॉम्बिनेशन बना लेते हैं फिर। देखो अब जरा यहाँ ध्यान से, एक यहाँ आएगा, 2 3 4 6 हो गए और ये 8 हो गया। तो 8 आएंगे तो शुरुआत को तो हम 0 से बढ़ते हैं, हमेशा शुरुआत करो 0 से, ठीक है। टीचर का फेवरेट नंबर, तो शुरू में 4 डालो 0, टीचर भी खुश हो जाते हैं इसे देख के। अब 4 1, अरे ध्यान यहाँ पर दो यार, तो 4 0 4 बनाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आधा हो जाएगा तो 2 0 2 1 2 0 फिर 2 1, फिर उसके बाद फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 और नीचे भी 1 0 1 1, ठीक है। अब यहाँ बताओ ये भी 0 0 0 सारे 0 है, कोई 1 है नहीं है तो 0 आएगा, तो 0 आएगा। कोई भी एक 1 मिल जाए तो 1 हो जाता है, तो एक 1 दिख गया ना यहाँ,
तो ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ भी एक 1 दिख गया, 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 2 1 है तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक 1 आ जाए बहुत है। यहाँ भी एक 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी नीचे सबसे क्या है, यहाँ 3 1 है तो आंसर 1 ही होगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर भी क्या बना, हमारा ट्रुथ टेबल बन गया P + Q + R का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनता है डिसजंक्शन में। डिसजंक्शन मतलब कोई भी एक ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आ जाता है। एनी हमारा कोई सा प्रपोजिशन ट्रू है तो आंसर ट्रू है। तो यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान दो, बस तुम डिसजंक्शन में ये याद रख लो कि ये और होता है, बाकी अगला वाला बिल्कुल इसका उल्टा है। तो एक हो गया डिसजंक्शन, तो अगला है इसका उल्टा कंजंक्शन। तो ये अगर और है तो अगला क्या होगा, एंड। तो भाई एक को थोड़ा याद रख सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ दूसरा वाला कैसे, तुम अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा वाला कैसे बना सकते हो आराम से। दूसरा वाला है कंजंक्शन। तो अब अगर उसे मैं P + Q से डिनोट कर रहा था ना, तो इसे P.Q से डिनोट करूँगा, या फिर P वो जो सिंबल था उसका उल्टा कर दो। तो देखो सिंबल क्या था, V था ना, तो उल्टा कर दूंगा तो A जैसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, बस उल्टा कर दो तो एक को याद रख लो। प्लस की जगह यहाँ डॉट बन जाता है, बस डॉट मतलब एंड के लिए। एंड कौन सा वाला, इंग्लिश वाला एंड। एंड मतलब दोनों सही होने चाहिए, बताऊँगा अभी इसका मतलब क्या है। तो प्लस की जगह डॉट आ जाएगा और ये V उल्टा होकर A बन जाएगा। इतना तो कर सकते हो ना। ठीक है, यहाँ पर एक और सिंबल का यूज़ होता है P एंड Q। वो दिख ही रहा है, ये तो एंड के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वो एंड वाला सिंबल है। और ये दो तो जो थे ऊपर उसका उल्टा हो गया, ऐसे बन जाएंगे। तो याद रहेगा कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब एंड, इसको हम एंड भी बोलते हैं और डिसजंक्शन को और भी बोलते हैं। अब ये तो हो गया। अब ज़रा यहाँ पर देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास वो ये हैं प्रपोजिशन है और मेरे को उसका ट्रुथ टेबल बनाना है, और उसमें ऑपरेशन या जो हमारा कनेक्टिव का यूज़ हो रहा है वो है कंजंक्शन का यूज़। तो किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया P Q 2 के लिए, इनका टेबल बना लेते हैं। ये मैं बना रहा हूँ ट्रुथ टेबल। ठीक है, आगे यहाँ पर इनका आ जाएगा जो होगा आंसर P Q का क्या आएगा, P.Q लिख लो या P ये Q लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है यार। ठीक है, लेकिन मेरे को पता वैल्यू क्या आएंगी शुरू की, 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1। ये हो गया, ये इसका हो गया डब्बा 1, ये हो गया। अब जरा यहाँ देखो, कंजंक्शन का मतलब होता है दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब होता है दोनों ट्रू होने चाहिए तभी चलेगा। दोनों ट्रू मतलब देखो यहाँ एंड का यूज़ हो रहा है ना, अभी मैंने बताया साइड में यहाँ पर कि भाई इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, एंड, तो एंड मतलब दोनों क्या होने चाहिए, दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ऊपर देखो 0 है, 0 0 0 भाई 0 तो मतलब फॉल्स होता है, तो ट्रू तो कहीं नहीं है, तो आंसर आया 0। यहाँ 1 0 1 1 है, 1 0 है 1 1 है, दोनों ट्रू तो नहीं है ना। 1 0 आ गया तो बैंड बज गई, मतलब ऐसा समझ लो। 1 0 आ गया तो बैंड बज गई, तो 0 आएगा। ठीक है, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो जब भी एक भी 0 आ गया तो मतलब उसने बजा दी बैंड। ऊपर आ रहा था 1 तो वो अपनी जैसी कर रहा था, वो 1 कर दे रहा था। 0 आ जाएगा तो अपनी जैसी कर देगा, 0 कर देगा। यहाँ पर 0 नहीं आया तो 1 आ जाएगा, ऐसे भी याद रख लो। वैसे इसका मतलब होता है दोनों ट्रू होने चाहिए तभी आंसर ट्रू आएगा, मतलब दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा। पर तुम इस तरीके से भी कर सकते हो कि ऊपर जब जब 1 आ रहा था तो वो 1 ले आ रहा था, मतलब एक भी 1 दिख गया तो आंसर 1 आएगा। ये तुम लिख के ले लो, ये बात होती थी। तो यहाँ भी यही है, अगर एक भी 0 दिख गया ना तो तुम लिख के ले लो कि 0 ही आएगा। तो मुझे बताओ बच्चों के लिए फ्रेंडली कौन सा है, जैसे तुम स्टूडेंट हो उनके लिए अच्छा कौन सा है, कंजंक्शन या डिसजंक्शन। ये 0 ज़्यादा दे रहा है तो बच्चों को 0 अच्छे लगते हैं मेरे मार्क्स में या 1 अच्छा लगता है। अब आप बोलोगे 0 के अगर आगे भाई 1 लगा हुआ हो तो 10 में से 10 बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं खाली 0 की बात कर रहा हूँ। खाली 0 किसी को पसंद नहीं आता, सबको क्या पसंद आता है, 0 के अलावा कुछ भी मिल जाए वो तो पसंद आता है। तो याद रखना कंजंक्शन अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए फ्रेंडली नहीं है। तो याद रहेगा कंजंक्शन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब ये 0 बहुत देगा। तो 0 बहुत देगा तो इसमें एंड लग रहा होगा, तो याद रख पाओगे ना। ठीक है ना, तो यहाँ दिख रहा है ऊपर 3 1 आ रहा था 1 0, यहाँ 3 0 1 1 आ रहा है। इस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल बन रहा है। ठीक है,
अब अगर तुम्हें मैं बोलूँ 3 प्रपोजिशन को लेकर के बना सकते हो, इसका टेबल तो बना पाओगे ना? अब तो बना लोगे। ठीक है, तो इस पर मैं 2 का ही समझा रहा हूँ, 3 का कम ही पूछा जाता है, पूछ भी लेंगे तो तुम अब कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाले पे आते हैं। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है हमारा नेगेशन। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, वैसे इतने मतलब इतना टफ नहीं है, पर इसको समझेंगे तो अगले वाले में मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा टफ कई बच्चों को लग सकता है, तो इसलिए उसमें एक और तरीका उसमें करने का, तो वो नेगेशन आएगा तभी वो कर सकते हो। लेकिन नेगेशन में एक बात याद रखना, देखो जैसे हमने यहाँ लिखा था ना कनेक्टिव, इन कनेक्टिव को हम ऑपरेटर्स भी बोल देते हैं, ऑपरेटर्स। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो कनेक्टिव ही बोलेंगे ज़्यादातर, ऑपरेटर्स भी बोल देते हैं। ऑपरेटर मतलब जो किसी पे ऑपरेट करते हैं, तो 2 प्रपोजिशन पे ऑपरेट करते हैं, इसलिए हमने इनको ऑपरेटर भी बोल दिया। कनेक्टिव इनको जोड़ते हैं, तो किस तरीके से जुड़ेंगे वो हम पढ़ रहे हैं अलग अलग तरीके। लेकिन याद रखना जो नेगेशन है ये कनेक्टिव नहीं होता, इट इज़ एन ऑपरेटर। इसको कनेक्टिव नहीं बोल सकते, मतलब ऑपरेटर बोल लो, कनेक्टिव नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेशन ना अकेले सिंगल प्रपोजिशन पे लगता है। मतलब जैसे अभी तो मैंने दिखा रहा था कि पी क्यू पे हम लगा रहे थे, ऊपर पी क्यू आर पे लगा रहे थे, ये जैसे कि सिर्फ पी पे लगेगा या सिर्फ क्यू पे लगेगा या आर पे, 2 पे नहीं लग सकता। मतलब 2 के साथ हम नेगेशन का यूज़ नहीं करते, अकेले के साथ करते हैं। ठीक है, तो नेगेशन का कैसे करते हैं वो बताऊंगा, लेकिन याद रखो उसको डिनोट इस तरीके से करते हैं, जैसे पी के ऊपर बार लगा दिया या पी के आगे हमने इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल जो हैं डिनोट करने का तरीका, ये वाला और ये वाला, ये किसको, नेगेशन को डिनोट करने का है। इसको एक और तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, हम इस तरीके से इसके आगे लगाएंगे, टिल्डे बोलते हैं इसे। ठीक है, इस सिंबल को कीबोर्ड में दिख जाएगा आपको, तो इस तरीके का होता है वो, पी के आगे लगाया अगर हमने, तो ये हो गया नेगेशन। तो ये 3 तरीके हैं नेगेशन को डिनोट करने के। नेगेशन मतलब कोई भी प्रपोजिशन है उसकी वैल्यू को पलट दो। इस तरीके से पलटेंगे तो इसके ट्रुथ टेबल पे आते हैं, इसके ट्रुथ टेबल पे आते हैं, उसके लिए आ जाएं। चलो फिर, तो अब देखो यहाँ पर कितने लूँ प्रपोजिशन, पी फिर आगे, अच्छा क्यों भी लूँ हैं, अभी बताया था नेगेशन में सिंगल लेते हैं, तो भाई पी पी बस हो गया। ठीक है, पी। तो अब इसकी वैल्यू सिंगल है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, सोच के बताना। अगर सिंगल ही वो है यार तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कितनी हो सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन? यार इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 होगी, इसके अलावा और तो कुछ नहीं होगी ना। अब यहाँ मत बनाने बैठे थे ना 4, अभी 4 तब बन रहे थे जब 2 थे प्रपोजिशन, पी क्यू 2 थे। सिंगल में कितनी बनेंगी, 2 ही तो हो सकती हैं, 0 या फिर 1। और फॉर्मूले से निकालना था तो 2 की पावर कितने हैं प्रपोजिशन 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो 2 होते हैं पॉसिबल आउटपुट्स के, दिख रहे हैं 0 1 2 ही आ सकती है वैल्यू। तो पी का अगर मेरे को करना है क्या, नेगेशन, तो इसको मैं या तो ऐसे डिनोट करूँगा या फिर आप इसको पी और एस तरीके से भी कर सकते हैं, या यहाँ पर आगे टिल्डे भी लगा सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, ठीक है, तो ये सब तरीके हैं हम यूज़ कर सकते हैं नेगेशन को डिनोट करने के। नेगेशन का मतलब वैल्यू पलट दो, 0 का हो जाएगा 1, 1 का 0, बस। आसान है ना, कुछ टफ लगा इसमें क्या, नेगेशन में कुछ नहीं है टफ, अगर ऊपर के समझ गए तो ये तो बहुत आसान है, समझना तो समझ गए। इसको 3 तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये याद रखना कि पेपर में ये नहीं आ गया यहाँ पर तुम्हें कुछ और दे दिया, इसको हटाओ, ये नहीं दिया तुम्हें, ऐसे दे दिया, तुम्हारी खोपड़ी घूम जाएगी कि ये ऊपर क्या लगा दिया। तो भाई ये ऊपर जो लगा रखा बार टाइप का, ये नेगेशन को डिनोट करता है, मतलब उसकी वैल्यू पलट दो। ठीक है, अब नेगेशन को समझ लिए तो चौथा वाला है वो समझना आसान हो जाएगा, जिसे हम इम्प्लीकेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, चौथा वाला पढ़ेंगे वो है इम्प्लीकेशन, उसे अब वो आसान क्यों होगा वो बताऊंगा अभी। इम्प्लीकेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशन बोलते हैं, या फिर इसको कंडीशनल भी बोल देते हैं, कंडीशनल। ठीक है, तो ये इम्प्लीकेशन बोलो कंडीशनल बोलो, ये एक ही बात है दोनों। अब ये है क्या वो समझते हैं। अब देखो जो इम्प्लीकेशन है ना, या कंडीशनल बोल दो, या ऐसे इफ़ देन भी बोलते हैं। ठीक है, वो लिखना चाहो तो लिख लेना, इफ़ देन, आगे लिखना चाहो तो इफ़ देन, इस तरीके से भी लिख देते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर तुम्हारा आएगा वो इम्प्लीकेशन या कंडीशनल के नाम से आएगा। तो इसमें जो हम इसको डिनोट करते हैं उसका तरीका ये होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्रपोजिशन है, उसके बीच में इम्प्लीकेशन हो रहा, तो पी और ऐसा एरो क्यू बना होगा। ठीक है, ये देख करके समझ जाना कि भाई इम्प्लीकेशन लग रहा है, आई ना बात समझ में, या फिर क्या लग रहा है, कंडीशनल लग रहा है। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाने में बस एक बात याद रखनी है तुमने, अगर इसकी जो पहली वैल्यू वो ट्रू हो गई और बाद वाली वैल्यू फॉल्स होती है तो आंसर फॉल्स आता है, बस ये बात है तुमने याद रखनी है।
कि अगर पहली वाली वैल्यू जो ये है, जैसे टेबल है हमारा इस तरीके का, ये टेबल है, इसमें अगर इसकी जो पहली वैल्यू है जो वाली जो है 1, तो अगर 1 जैसे फॉर एग्जाम्पल पी की वैल्यू है हमारी 1 और क्यू की वैल्यू है 0, तो पी की वैल्यू है 1, क्यू की वैल्यू 0 है, तो पी इंप्लीकेशन क्यू में मेरे को 0 मिलेगा। बस इसी समय 0 मिलता है, बाकी सब में 1। बस ये याद रखना, 1 0 में 0 मिलेगा, पहली वैल्यू 1 होगी बाद की 0, तो ये गया। ये इतना याद रख सकते हो ना इसमें कि भाई पहली वाली 1 हो गई, बाद वाली 0 तो 0। ठीक है, एक तो ये तरीका याद रखने का है। लेकिन कभी कभार अगर मान लो तुम भूल गए तो फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे तुम फटाफट जो इसका ट्रुथ टेबल है वो बना पाओगे और तब उसको दिखा पाओगे। तो पहले ये देख लो ज़रा, अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाए तो क्योंकि पेपर में ऐसे पूछ लेते हैं तो फालतू में वो क्या करना, मतलब एक चीज़ याद रख लो, फटाफट बना दो। जैसे पी इम्प्लीकेशन क्यू दिया है तो पता है भाई 1 0 पे 0 देगा, तो बाकी फटाफट बना के रख दो। लेकिन अगर चाहते हो कि भाई मतलब ऐसे याद नहीं रखना, हम वैसे बना लेंगे, तो वो भी देख लेना। तो पहले तो ज़रा ऐसे ही देख लेना क्या बनेगा। 2 ये हैं, क्या है, प्रपोजिशन है यार। अब इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने बताया पहला 1 बाद का 0 होता है तो तभी 0 होता है। तो बाकी में आंख बंद करके क्या करो, 1 लिख दो। आंख बंद करके मत लिखना, आंख खोल के लिखना, लेकिन 1 लिख दो। ठीक है, बाकी में लिख दिया 1 1 0 वाले में क्या आएगा 0। ये तो इसका तरीका है एक बनाने का इम्प्लीकेशन को। लेकिन अगर तुम्हें यह याद नहीं रहता कि ये किस तरीके से ऐसा हो रहा है, या मतलब तुम ऐसा याद नहीं रख पाते कि भाई 1 के बाद 0 होगा तो तब 0 करना है, तो एक तरीका इसका ये है इम्प्लीकेशन को देखो हम ऐसे भी लिख देते हैं, पी ऐसे क्यू करके। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर वैसे तुम्हें इसी तरीके से मिलेगा या इसी तरीके से लिखना है। लेकिन एक और तरीका बता देता हूँ इसका, जो इसको लिखने का होता है तरीका, वो ये हो सकता है कि तुम इसको पी नेगेशन प्लस क्यू करके लिखो। ठीक है, तो पी नेगेशन प्लस क्यू का मतलब और ये ऊपर वाले का मतलब सेम ही है। अगर मैं तुम्हें इसका आंसर निकाल के दिखाऊँ पी नेगेशन प्लस क्यू का, तो देखो किस तरीके से बनेगा। अब देख लो ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पी क्यू। ठीक है, अब पी नेगेशन प्लस क्यू निकालने के लिए पहले पी का नेगेशन भी तो निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू के बाद एक पी का नेगेशन निकाल लूँगा, फिर उसके बाद पी नेगेशन प्लस क्यू निकाल लूँगा। समझ में आई बात? देखो किस तरीके से मैंने बनाया है। ऊपर तो जैसे हम करते आ रहे थे, पी क्यू दोनों थे, फिर पी के क्यू के साथ नॉर्मल सीधा हो जा रहा था, जो भी कनेक्टिव लगाना था तो आराम से काम बन जा रहा था। लेकिन डायरेक्ट नहीं है, पी और क्यू के बीच में डायरेक्ट कुछ नहीं है, यहाँ पहले पी का नेगेशन निकालना पड़ रहा है। तो इसलिए पी का नेगेशन पहले उसको निकाला, तब उसके बाद पी का नेगेशन प्लस क्यू करा। ठीक है, तो इसलिए 4 कॉलम बन रही। तो वो तो तुम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तुम अपने आप निकाल सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। तुम मन में कर ले रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम सीधा इसको हटा दो बीच में से। पता ऐसा नहीं है कि मैंने बना रखा तो बनाना है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है बना सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि मजबूरी है कि बनाना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, अगर तुम्हें लगता है कि भाई हमें तुम्हें एक और कॉलम बनानी है तो बनाओ, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो पहले पी का हमने यहाँ नेगेशन निकाला, तो पी नेगेशन प्लस क्यू करेंगे। तो एक ये है, 2 ये है, और ये 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से देखो। अब थोड़ा थोड़ा करके हम फिर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके। तो यार अब पी का नेगेशन मतलब पी की वैल्यू पलट दो। तो पहले यहाँ पर दिख रहा है 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है पी का 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। पी का नेगेशन मतलब जो पी की ये वैल्यू थी ये वाली, ये पलट के यहाँ 1 1 0 0 हो गई, उल्टी हो गई। अब पी का नेगेशन प्लस क्यू, तो पी का नेगेशन प्लस क्यू मतलब पी के नेगेशन के साथ ये जो क्यू वाला बगल वाली वैल्यू है इनका और करो। तो और में भी बताया था, ऊपर चलते हैं, कहाँ गया ये रहा। और में क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू अगर 1 है तो आंसर 1 आता है। ठीक है ना, कोई भी 1 होगी तो 1 आएगा। अब यहाँ देख लो पी का नेगेशन और क्यू, तो यार यहाँ पर कोई भी एक 1 है तो पी का नेगेशन तो 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ऐसे पी का नेगेशन और क्यू दोनों 1 है तो 1 आ जाएगा। पी का नेगेशन और क्यू यहाँ पर दोनों 0 है, 1 तो कोई भी नहीं है तो 0 रहेगा। ठीक है, कोई भी एक 1 होता तो 1 हो जाता। नीचे यहाँ ये 0 है, ये 1 है, एक 1 है तो 1 आ गया। अब इसका आंसर और ऊपर वाले का आंसर मिला लो, 1 1 0 1 1 1 0 1, तो सेम आ रहा ना। तो या तो तुम इस तरीके से निकाल लो, रफ में निकाल लो और ऐसा वाला बना के दिखा दो जो ऊपर वाला है, या तुम
हाँ ये कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, ये वही याद रख लो कि पहले जब 1 आ रहा है बाद में 0 आता है तो आंसर हमें 0 मिलेगा इम्प्लीकेशन में। अब एक बात और याद रखना, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, ये प्रूफ करो कि भाई, जैसे ऐसे आ गया क्वेश्चन, मान लो प्रूफ पी ये क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ऐसा आ गया मान लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे देखेंगे तुम्हें कुछ, तो तुम कर सकते हो क्या, तो तुम ऊपर ऐसा निकाल लो एक बार, ये जैसे चलो मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो कैसा करता मैंने पी क्यू निकाला, फिर मैं ये निकालता पी इम्प्लीकेशन क्यू को, फिर ये निकालता। चलो मैं नीचे तुम्हें करके दिखा देता हूँ, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो, ठीक है। इस टाइप के आगे क्वेश्चन आएंगे, थोड़े तगड़े आएंगे, तो शुरुआत यहीं से करते हैं समझने की, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें सब समझाते हुए चलूँगा, ऐसा नहीं कि भाई पर्टिकुलर चीज़ें वही समझाऊंगा, मैं जितने क्वेश्चन तुम्हें ISC के बीच में मुझे लगेंगे जो आ रखे हैं इससे रिलेटेड, तुम्हें वो भी बताते हुए चलूँगा, तो सब हम कवर करते हुए चलेंगे। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता प्रूफ करने का, तो देखो पहले मैं PQ लिखता, ठीक है, फिर मैं P ये क्यों लिखता। अब वहाँ पेपर में ये मत लिख देना, तुम्हें देख करके पता चल रहा है कि भाई ये और ये सेम चीज़ें हैं तो लिख देंगे भाई मुझे पता है दोनों सेम है और हैंस प्रूव्ड, ऐसा कुछ मत कर देना। मैं प्रूव करना है तो दिखाना पड़ेगा, भले तुम्हें पता है कि ये भी इम्प्लीकेशन का मतलब है, ये भी वही है, लेकिन बोला है तो करना पड़ता है, ठीक है, ये तो तुम्हें इतना पता ही होगा। तो पी इम्प्लीकेशन क्यों, अब ये भी निकालना है तो इसके लिए एक कम से कम पी का ये पता होना चाहिए हमें क्या है नेगेशन, और पी नेगेशन प्लस क्यू फिर ये, तो मतलब मेरे को ये देखना है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से बनेगा, मतलब पेपर में जब करोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे प्रूव ये वाला इक्वल टू ये, तो इस तरीके से बनेगा एक तुम्हारा टेबल, और इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा जो हम कनेक्टिव पढ़ रहे हैं उन्हीं का बनेगा, मतलब बहुत सारों का, मतलब हम अलग अलग जोड़ जाड़ के अब कई कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं कनेक्टिव के आपस में। जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर एक यहाँ नेगेशन का यूज़ रखा पी के साथ, और साथ में आगे डिसजंक्शन का यूज़ रखा इनके बीच में, या हमने और ऑपरेटर का यूज़ करा है। ऐसे ही मैं आगे और का भी यूज़ कर सकता था, मतलब हम कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन आएंगे जो कॉम्प्लेक्स उनको भी समझेंगे, लेकिन उसके लिए सिंपल क्वेश्चन भी समझने ज़रूरी है जहाँ जहाँ आते हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दो अभी यहाँ, और तुम अगर इसको देख लोगे वीडियो को एंड तक तो सारा काम की चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, मैं सब काम का समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अरे कुछ बोल दिया करो यार, हाँ ना, टाइप कर लिया करो कमेंट में, वो तो कर सकते हो। तो ये अच्छा, इसकी कितनी वैल्यू आएंगी, टोटल कितनी वैल्यू आएंगी देखो, अब कितनी वो कितने यहाँ पर प्रपोजिशन पी क्यू, और कोई है क्या, बस दो ही तो हैं पी क्यू। अब उनके साथ अलग अलग काम कर रखा वो अलग बात है, लेकिन है तो दो ही, तो दो हैं तो मतलब 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 आएंगे पॉसिबल आंसर। तो शुरुआत के 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1, अब तो आ रहा होगा ना कैसे बना रहे हैं, अब तो घबराहट नहीं हो रही देख के, टेबल नहीं हो रही, बस ठीक है। बता भी दिया करो कमेंट में कि भैया मज़ा आ गया वीडियो देख के, या जो भी आ गया मुझे पता तो चले, फ़ायदा हो रहा तुम्हें पढ़ा के या तुम समझ में नहीं आ रहा मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है, बता दिया करो। देखो पी इम्प्लीकेशन क्यों, ये तो तुम्हें पता है क्या होता है, तो तुम इसका सीधा लिख सकते हो कि जहाँ 1 0 दिखेगा तो वहाँ मैं कर दूँगा, क्या करूँगा वहाँ 0, तो ये उल्टा हो गया, यहाँ 1 यहाँ 1 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1, क्योंकि सिर्फ 1 0 पे 0 होता है, तो हो गया। अब पी का नेगेशन बोला तो भाई पी है यहाँ 0 तो नेगेशन हो जाएगा 1, पी है यहाँ 0 तो नेगेशन हो जाएगा 1, या 1 है 0 1 है तो उसका उल्टा 0। पी का नेगेशन प्लस क्यू, तो पी का नेगेशन ये है और क्यू ये है, मतलब इस पी के नेगेशन इसकी वैल्यू और ये क्यू की वैल्यू इनके बीच में और करना है, और मतलब 1 हो गया तो 1 आ जाता है, एक 1 आ गया तो 1 है, बस फिर सोचना ही नहीं। ऐसे इस 1 के बीच में ये वाले 1 के बीच में और इधर वाले 1 के बीच में जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला 1 है जो यहाँ वाला, ये और ये दो 1 है, ये इनके बीच में होगा और, तो बताओ भाई 1 1 के बीच में और होगा तो 1 ही आएगा, कोई भी एक 1 होना चाहिए। अब यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो 0 0 का तो 0 ही होगा, एक भी 1 नहीं है, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, एक 1 आ गया तो 1 हो गया, तो इसका आंसर आ रहा है 1 1 0 1, और इसका आंसर भी आ रहा है 1 1 0 1। देखो अब ये वाला है जो ये और ये वाला है जो ये सेम है कि नहीं है, 1 1 0 1 1 1 0 1, तो प्रूफ करने को बोला था, तो अब हम कह सकते हैं पी इम्प्लीकेशन क्यू इक्वल टू पी का बार प्लस क्यू, हैंस प्रूव्ड, बस हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड।
तो कर देना प्रूफ प्यार से। आगे समझ में आ गया होगा। अब तो तुम किसी को समझा भी दोगे, ऐसा समझ में आ गया होगा। है आ गया तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। और मुझे बता देना भाई कैसी लगी वीडियो। तो ये है, आगे समझ में। अब आखिरी बचता है, इसमें क्या बचता है, देखो मैंने 4 कनेक्टिव कवर कर लिया। इतना तुमने पढ़ लिया ना, तो मतलब तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब इसके बाद क्लास 11th वालों ने तो बहुत कवर कर लिया, अगर इतना पढ़ लिया, और 12th वालों को भी कर ही दिया। तुमने इंपॉर्टेंट बातें तो कवर कर ली जो बेसिक्स है। अब आते हैं आगे, जो चौथे के बाद एक आखिरी आएगा हमारा बाई कंडीशनल, ठीक है, और इसको इक्विवेलेंस भी बोल देते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं जो आखिरी 5वां है। देखो 4 तो इसमें हमारे कनेक्टिव है, एक ये नेगेशन है जो सिर्फ ऑपरेटर है, इसे ये कनेक्टिव नहीं है। तो एक मार्क्स में कहीं पूछ लें तुम्हें कि 4 ऑप्शन दे दिया और पूछे कि भी इसमें से बताओ कौन सा ऑपरेटर है, सिर्फ ऑपरेटर है कनेक्टिव, या कौन सा कनेक्टिव नहीं है, तो वो नेगेशन है जो सिर्फ ऑपरेटर है। तो ये बात याद रखना, एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट बात भी बीच बीच में बता दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। आ जाए 5वें पे, 5वां है, बताओ जरा 5वां क्या है। 5वां है हमारा बाई कंडीशनल, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, अरे बोल भी लो, इक्विवेलेंस, अभी तो बताया इक्विवेलेंस। अब ये 2 है, तो ज़्यादातर इसी नाम से आता है, लेकिन तुम्हें एक तीसरा नाम जैसे ऊपर बताया था वो वाला इफ़ देन करके, तो ऐसे यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ है इसका नाम, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तुम्हें इसके ज़्यादा इस चीज़ों पे नहीं जाना, तुम बस ये याद रखो बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ भी रख लेना याद, कम चांस से इसमें आ जाए, पर कर लेना, कुछ पता नहीं चलता यार, है ना। पेपर बनाने वालों का कुछ दिमाग ख़राब होगा तो वो भी कर देंगे, जो नहीं भी होना चाहिए। तुम इसके बस इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो याद रखो। इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो 2 प्रपोजिशन के बीच में लगाऊंगा, पी और क्यू के बीच में। तो बाई कंडीशनल है, मतलब कंडीशन दोनों तरफ से लग रही है बाई, तो ऐसा होगा। देखो ऊपर कंडीशनल था, मतलब एक तरफा, तो एक तरफा ऐसा था, एरो का मुंह एक ही साइड को था, एक साइड मतलब राइट साइड को। बाई कंडीशनल तो दोनों तरफ हो गया, लेफ्ट में भी राइट में भी। और इसको डिनोट करने का एक और तरीका, पी और क्यू के बीच में 3 लाइनें लगाएंगे, 3। एक तो 2 आज तक पढ़ते आ रहे थे, इक्वल टू का, या 3 है भाई, ठीक है ना। बाई कंडीशनल में 3 लाइनें आएंगी, ठीक है। अब ये 2 हो गया हमारा, किस तरीके से डिनोट करेंगे। अब आते हैं इसके ट्रुथ टेबल पे। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, इसका मतलब होता है अगर दोनों ट्रू होगी या दोनों फॉल्स होगी तभी आंसर हमारा बनाएगा, ठीक है। फिर से सुनो, दोनों अगर ट्रू हैं या दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। अब देखो मैं ट्रुथ टेबल में तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से होगा। जैसे मैंने इसका ये बनाया ट्रुथ टेबल, तो याद रखना दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हैं तो आंसर आएगा 1। तो वो ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल इसका। तो भाई ये है पी, ये है क्यू, और पी ये हो गया क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी कितनी वैल्यू आएंगी, साथ साथ बोलते चलना यार, तुम बोलते नहीं हो ना, मज़ा नहीं आता मेरे को, ऐसा लगता है मैं अकेला बोल रहा हूँ। क्या मैं अकेला बोल रहा हूँ? है, बोलो जहाँ भी बैठे हो साथ साथ, बताओ कितनी वैल्यू आएंगी, 4 आएंगी ना। क्यों, 2 ले रखे ना यार, पी और भी 2 ले रखे, तो 2 मतलब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है जी, बहुत अच्छा जी, जिसने मेरे साथ बोला बहुत बढ़िया। तो अब जरा डालते हैं वैल्यू यहाँ पर, भाई पहले 0, अगली 0, 1 1 0 1 0 1, सही कर रहा हूँ, गलत तो नहीं करा, अच्छा ठीक है। साथ साथ देखते हुए भी चलना, कहीं गलती ना कर रहा हूँ, हाँ वैसे करूँगा नहीं। तो देखो 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इम्प्लीकेशन तो मैंने बोला दोनों या तो ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, तो ये ट्रू देगा आंसर। तो दोनों फॉल्स है यहाँ पर, ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर 1 आएगा। यहाँ दोनों 1 थी नीचे तो आंसर 1 आएगा, बाकियों में 0 आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आइदर बोथ आर्ग्यूमेंट आर ट्रू, या तो दोनों ट्रू हो जाए, और क्या हो जाए, और बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर क्या फॉल्स, ठीक है। अगर बोथ आर्ग्यूमेंट आर ट्रू तो भी आंसर क्या आएगा 1। तो देखो जैसे यहाँ पर ये 1 था ये 1 था, मतलब दोनों ट्रू थी तो आंसर 1 आ रहा है। और बोथ आर्ग्यूमेंट आर फॉल्स, तो दोनों फॉल्स हैं स्टार्टिंग में 0 0, तो भी आंसर 1 आ रहा है। मतलब दोनों ट्रू हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए तो आंसर मेरा 1 आएगा। या ऐसा करो दोनों सेम सेम दिखने चाहिए तुमको, जैसे नॉर्मल भाषा में समझने के लिए हम कहते हैं, यहाँ भी 1 दिख रहा है यहाँ भी 1 दिख रहा है तो 1 कर दो, यहाँ 0 दिख रहा है 0 दिख रहा है तो भी 1 आएगा, तो भी 1 आएगा, ठीक है। बाकी जहाँ पर 1 0 है तो वहाँ पर 0, तो याद रहेगा ये बाई कंडीशनल, याद रहेगा ना। तो इस तरीके से होता है। तो हमने चारों समझ लिए, चारों कौन से बोलो भाई, नाम बताओ, डिसजंक्शन और फिर
कंजंक्शन एंड, उसके बाद नेगेशन, और याद रखना ये ऑपरेटर होता है, ये कनेक्टिव नहीं है। फिर इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, जिसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जब 1 0 आता था, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, तो तब 0 हो जाएगा, बाकी तुम्हें याद करना है नहीं, सब में 1 डालो। और बाई कंडीशनल में बाई, देखो याद रख लेना, बाई कंडीशनल मतलब दोनों तरफ से होनी चाहिए भाई, दोनों तरफ से सेम सेम होना चाहिए, तभी मैं 1 दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सेम सेम 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सेम सेम 1, ऐसे याद रख लोगे। तो पांचों मैंने कवर कर लिए हैं कनेक्टिव, ठीक है। और ट्रुथ टेबल भी बनाना सीख लिया, और साथ में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन भी करा ऊपर, मतलब तुम्हें मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है। अब तो तुम कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो खुद से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इसके आगे का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं लेके आऊँगा साथ में, उनको भी कवर करेंगे। और ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th वालों के लिए भी, 12th वालों के लिए भी, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।